और प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में अपन आईजीएसटी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और इसका परिचय अपन जानेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये एकीकृत माल सेवा कर है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी। पहले जैसे आपको बताया गया था कि जीएसटी के अंतर्गत सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी तीन चीज़ें आती हैं। सीजीएसटी और एसजीएसटी जो होते हैं वो विद इन स्टेट अगर कोई माल की सप्लाई की जाती है तब लगता है, जबकि आईजीएसटी जो होता है वो इंटर स्टेट कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफ़र होता है तब आईजीएसटी लगाया जाता है। अब क्या है कि एक्चुअल में इस जीएसटी कानून से पहले जब एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आपूर्ति होती थी तो सीएसटी यानी केंद्रीय बिक्री कर लगाया जाता था। लेकिन इस केंद्रीय बिक्री कर के स्थान पर नया जो है वो आईजीएसटी लाया गया। इसका एक बड़ा रीज़न था कि केंद्रीय बिक्री कर जब लगाया जाता था तो पुरानी व्यवस्था में कुछ परेशानियां थी। परेशानी ये थी कि सीएसटी जो थी वो ओरिजिन स्टेट द्वारा लगाया जाता था, जबकि इससे वास्तव में ये लॉजिकल नहीं माना गया, क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इसका भार है वो कंज्यूमर पर पड़ता है। तो ये टैक्स कंज्यूमर स्टेट के द्वारा लगाया जाना चाहिए या उसकी इनकम कंज्यूमर स्टेट को होनी चाहिए। एक तो इसका ये बड़ा लॉजिक था। दूसरा ये कारण ये था कि जो इसके कारण से जो क्रेता होता था उसको आईटीसी का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था और आईटीसी का लाभ नहीं मिलने के कारण से टैक्स ऑन टैक्स लगता था और इससे वस्तुओं की कीमत अधिक होने से उपभोक्ताओं को लॉस होता था। तीसरा एक बड़ा कारण ये था कि सीएसटी में बहुत से प्रपत्रों को संधारित करने के मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती थी और इसके कारण से भी लागत में वृद्धि होती थी और व्यापार के स्वतंत्र गमन में या माल के स्वतंत्र गमन में परेशानी आती थी। जो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स जो है उसमें परेशानी आती थी। सीएसटी एवं वेट की दरों में अत्यधिक अंतर होने के कारण भी करदाताओं द्वारा मनमानी करने के अवसर उत्पन्न हो जाते थे। इन सभी कमियों को, चूँकि रेट में अंतर था सीएसटी और वेट के, तो इसके कारण से भी जो है वो टैक्स बचाने के लिए जो है वो गलत तरीके अपनाते थे जो हैं ट्रेडर्स। तो तीसरा ये जो चार मेजर कारण थे जिसके कारण से जो है वो आईजीएसटी में इन सभी कमियों को, जो ये कमी आपको बताई गई हैं, इन सभी कमियों को आईजीएसटी के द्वारा दूर करने का प्रयास किया गया। अब चूंकि आईजीएसटी के अंतर्गत जो है वो जो दर होती है उसके अंदर जो है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी को जोड़ करके वो एक रेट है वो आईजीएसटी के लिए दी जाती है। और अब सीजीएसटी और एसजीएसटी में कोई डिफरेंस नहीं किया गया है, यानी लगभग समान दर से जो है वो टैक्स लागू रहता है। इसलिए टैक्स की चोरी करना है या उसमें टैक्स रेट में अंतर के कारण से भी कोई असामान्य गतिविधियाँ नहीं करता कोई। आईजीएसटी का मतलब क्या होता है कि धारा 2C के अनुसार सीधा सा इसमें बताया गया है कि धारा 2C के अनुसार जो है वो इस कानून के अंतर्गत अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य, अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य धारा 2C के अनुसार अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान माल और सेवा की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर है, अर्थात ये कर एक राज्य से दूसरे राज्य में माल एवं सेवा की आपूर्ति पर देय होता है। तो एक सीधा सा ये मामला है जिसको अपने को समझना है। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं इस आईजीएसटी के अंतर्गत, उनको भी अपने को जान लेना चाहिए, क्योंकि ये परिभाषाएं, ये वर्ड्स बार बार यूज किए जाते हैं।
जैसे एक निरंतर यात्रा का क्या मतलब होता है, कंटिन्यूस जर्नी। कंटिन्यूस जर्नी का इसका मतलब सीधा सीधा सा एक ही होता है कि जो मतलब जो आगे का जो डेस्टिनेशन होता है और जो ओरिजिन होता है उसके बीच में कहीं रुकना नहीं होता है। यानी किसी भी लेवल पर बीच में कोई जो है वो रुकने का नहीं होता, वो एक कंटिन्यूस जर्नी रहेगी। और जिसके लिए सेवा आपूर्तिकर्ता ने जो है किसी अभिकर्ता के माध्यम से एक ही समय एक या अधिक टिकट या बीजक जारी किए हैं और किसी भी मंजिलों के बीच में कोई भी विश्राम या रुकना नहीं होता, तो उसको कंटिन्यूस जर्नी करते हैं। भारतीय सीमा शुल्क कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया होता है, तो वो वास्तव में एक ऐसा एक हम गोदाम कह सकते हैं या एक वो ऐसी जगह होती है जहाँ से माल जब मंगाया जाता है तब वहाँ रखा जाता है, आयात करने की स्थिति में निर्यात किया जाता है तब भी वहाँ से वहाँ रखा जाता है। यानी जब निर्यात किया जाएगा तो उस सीमा से वो बाहर जाएगा और जब आयात किया जाएगा तो उस सीमा से अंदर आएगा। तो वो एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें मतलब एंट्री और एग्ज़िट का पॉइंट होता है। माल का निर्यात का मतलब सीधा सा है कि उसमें निर्यात करता जो है वो भारत के आयात उस माल को मंगाने वाला व्यक्ति भारत के बाहर स्थित है और भेजने वाला भारत के अंदर है भारत के, तो माल का निर्यात हुआ। सेवा के निर्यात के अंदर ये है कि जो सेवा का आपूर्तिकर्ता भारत में स्थित है और सेवा का प्राप्तिकर्ता भारत के बाहर स्थित है, सेवा का स्थान है वो भी भारत के बाहर है। यानी सेवा का स्थान और सेवा का प्राप्तिकर्ता दोनों भारत के बाहर हैं और सेवा की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति भारत के अंदर है। तो साथ ही सेवा में के प्रतिफल का भुगतान परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में या आरबीआई की अनुमति से भारतीय मुद्रा में प्राप्त हो गया है। तो उसको हम सेवा का निर्यात कहते हैं। स्थायी प्रतिष्ठान फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट किसे कहते हैं? स्थायी प्रतिष्ठान यानी जब किसी पंजीकृत जो स्थान होता है उसको छोड़ करके कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पर सेवा प्राप्ति या सेवा आपूर्ति के लिए आवश्यक मानवीय और भौतिक संसाधन उपलब्ध होते हैं उसको हम फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं। ये परिभाषा पहले भी आपको बताई जा चुकी है कि इसके अंतर्गत व्यवसाय के पंजीकृत स्थान के अलावा अन्य कोई ऐसा स्थान होता है जहाँ पर कि वो इस तरीके के जो साधन और मानवीय और भौतिक साधन उपलब्ध होते हैं, तो फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट हो गया। सरकार गवर्नमेंट का मतलब यहाँ केंद्र सरकार से है, क्योंकि आईजीएसटी केंद्र सरकार ही लगाती है। माल का आयात जो होता है उसका मतलब वही है कि माल को भारत के बाहर से भारत में मंगाना होता है। सेवाओं का आयात का मतलब थोड़ा सा इसमें अपन यूँ लिख सकते हैं कि भाई जब सेवा का प्राप्ति करता है, सेवा का स्थान जो भारत में होता है और सेवा का आपूर्तिकर्ता भारत के बाहर स्थित होता है, और इसके अलावा जो है वो भुगतान जो होता है उसको जब कोई माल मंगाएगा तो उसका भुगतान जो है माल से जो सेवा लेगा तो उसका भुगतान जो है वो या तो विदेशी मुद्रा में किया जाएगा या भारतीय मुद्रा में किया जाएगा। तो जब विदेशी मुद्रा में किया जाएगा तो उसमें आरबीआई की बीच में आएगा, उसकी सहमति से होगा। इंटरमीडियरी मध्यस्थ एक तरह से वो दलाल व्यक्ति होते हैं या अभिकर्ता होते हैं जिनके माध्यम से कोई सेवा दी जाती है, या तो वो दलाल होते हैं तो हमारी सेवा की आपूर्ति की जाती है तो उनको हम इंटरमीडियरी कहते हैं। लेकिन उसके अंदर वो स्वयं के नाम से कोई भी लाभ कमाने वाला काम नहीं करना चाहिए उसको, तब वो फिर इंटरमीडियरी नहीं कहलाएगा। सेवाओं के जो प्राप्तिकर्ता की स्थिति यानी जिसको हम लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट कहते हैं, तो ऑफ दी सर्विसेज यानी सेवाओं के प्राप्तिकर्ता की स्थिति को मतलब वो जो सेवा जिसको दी जानी है वो कहाँ स्थित है, वो कहाँ रहता है, कहाँ है उसकी स्थिति जहाँ पर वो सेवा दी जाएगी, तो वो लोकेशन ऑफ दी रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। तो इसके बारे में ये बताया जाता है कि एक्चुअल में या तो वो उसका रजिस्ट्री का जो स्थान होता है वो होता है, अगर वो रजिस्ट्री का स्थान नहीं है तो अन्य कोई ऐसा स्थान जिसको हम फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं वो हो सकता है। और या अगर मान लीजिए इनमें से जो है स्थायी प्रतिष्ठान ऐसा हो सकता है अधिक और एक से अधिक अगर स्थानों पर प्राप्त होती है तो जिसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जिसमें ये होता है वो उसका स्थान हो जाएगा। और इन सभी के अभाव में आपूर्ति जो है वो प्राप्तिकर्ता का जो निवास का पता होगा ना, वो ही उसका जो है वो सेवा प्राप्ति का स्थान मान लिया जाएगा। सेवाओं के पूर्तिकर्ता की स्थिति यानी लोकेशन ऑफ द सप्लायर क्या होगी? व्यवसाय के पंजीकरण का स्थान
मतलब यहाँ वो तो रेसिपिएंट के लिए था और ये है वो आपूर्तिकर्ता के लिए हो गया, एक तरह से पूर्ति करने वाले का जो लोकेशन है वो। तो इसमें भी वही बात है, पंजीकरण का स्थान, फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट या एक से अधिक प्रतिष्ठानों पर आपूर्ति जहाँ से जैसे ज़्यादा होती है वो हो जाएगा। और इनके सब के वाह में आपूर्ति करने वाले व्यक्ति के निवास की स्थिति हो जाएगी, वो लोकेशन ऑफ द सप्लायर हो गई। गैर कर योग्य ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन जो रेसिपिएंट्स होते हैं वो, उनके बारे में भी अपने को देखना है कि सरकार जो है वो सरकारी प्राधिकरण, सरकार, स्थानीय सत्ता या कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति जो पंजीकृत नहीं है वह किसी कर योग्य क्षेत्र को छोड़कर अन्य उद्देश्य के संबंध में ऑनलाइन डाटाबेस पहुंच या अन्य सुधार सेवाएं प्राप्त करता है। तो ये गैर कर योग्य नॉन टैक्सेबल रेसिपिएंट्स माने जाते हैं जो कि वास्तव में डाटा संबंधी कोई सेवाओं को लेना चाहते हैं। और ये जो वो पंजीकृत व्यक्ति नहीं है वो, और वो किसी कर योग्य क्षेत्र को छोड़ करके अन्य उद्देश्य के संबंध में अपनी ऑनलाइन ये सेवाएं प्राप्त करना चाहते हैं, तो इनको अपन गैर कर योग्य ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता करते हैं। ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाएं, तो ऐसी सेवाएं भी जिनकी पूर्ति इंटरनेट पर सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से की जाती है, तो इनको अपन क्या कहते हैं, ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस कहते हैं। और इसके अंदर है जैसे समूह सेवाएं देना, इंटरनेट से ही पुस्तकें, संगीत, सॉफ्टवेयर प्रदान करना, कंप्यूटर नेटवर्क से डाटा, डिजिटल डाटा भंडारण और ऑनलाइन गेम सेवा इनमें शामिल की जाती है। विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, निर्दिष्ट कर दिया गया क्षेत्र अधिनियम 2005 के अंतर्गत। विशेष आर्थिक विकासकर्ता, व्यक्ति या राज्य सरकार जिसे धारा 3 के अंतर्गत जो है वो केंद्र सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमति दी हो। और टैक्सेबल टेरिटरी वह क्षेत्र जिस पर जो है वो इस अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं ना, वो टैक्सेबल टेरिटरी होती है जिस पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे, आईजीएसटी अधिनियम के, तो वो टैक्सेबल टेरिटरी कहलाएगी। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान, नाम और इस तरीके के हैं जिनके बारे में अपने को थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो ये कुछ एलिमेंट्री बातें थी। अपन नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा उसके अंदर आईजीएसटी की जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो विशेषताएं हैं, उनके बारे में प्रकाश डालेंगे। आज तो इतना ही, नमस्कार।